नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कंप्लीट कर लिया। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन, कैसे इल्तुतमिश एक साधारण बच्चे से गुलाम बना और गुलाम बनने के बाद उसके सम्राट बनने तक की कहानी हमने पिछले पार्ट में चर्चा कर ली। और उससे जो प्रश्न बन सकते थे हमने उन सभी के बारे में चर्चा की। आज उसके आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले पार्ट में लास्ट में एकदम चर्चा की थी इल्तुतमिश के 3 प्रमुख शत्रु। आज वहीं से उसके आगे स्टार्ट करते हैं। कौन थे इल्तुतमिश के 3 प्रमुख शत्रु। और हाँ, आप यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाइए, हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट है मध्यकालीन इतिहास के नाम से। उस प्लेलिस्ट में प्रारंभ से ही मध्यकालीन इतिहास के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और आने वाले वीडियो बहुत ही जल्द आपको उसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो और एक सीरियल बना रहे। आइए पढ़ते हैं इल्तुतमिश के 3 प्रमुख शत्रु। इल्तुतमिश के 3 प्रमुख शत्रु। हमने इन 3 प्रमुख शत्रुओं के नाम पिछले भी पार्ट में लिख दिया। एक बार थोड़ा सा लिख देते हैं कौन कौन थे। तो पहले प्रमुख शत्रु तजाउद्दीन याल्दौज। कौन था? तजाउद्दीन याल्दौज। और दूसरा नसरुद्दीन याल्दौज। दूसरा कौन था? नासिरुद्दीन कुबाचा। ये दोनों ऐबक के समकालीन थे। इसके बाद हमने एक और प्रमुख शत्रु अली मर्दान के बारे में चर्चा की थी। अली मर्दान होता कौन है? तो यह बंगाल का सूबेदार होता है। जब आराम शाह ऐबक की मृत्यु के बाद शासक बनता है तब इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने बात की थी तजाउद्दीन याल्दौज, नसरुद्दीन कुबाचा, साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तीनों गौरी के गुलाम थे। गौरी की मृत्यु के बाद ये तीनों शासन में आते हैं। गौरी का ही साम्राज्य इन तीनों में बांट दिया जाता है। किसमें? तजाउद्दीन याल्दौज, नसरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक में। कुतुबुद्दीन ऐबक और इन तीनों में दुश्मनी होती है। कैसे आपस में मित्रता होती है? मित्रता क्या, एक रिश्तेदारी कह सकते हैं। वो बढ़ता है। लेकिन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जब आराम शाह शासक बनता है, आराम शाह के शासक बनने के बाद वह अयोग्य था, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, जिस कारण सूबेदार सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। जो प्रांत थे, प्रांतों के सूबेदार सभी स्वतंत्र खुद को घोषित कर रहे थे। और यही सब हो रहा था। तब इल्तुतमिश ने हमला किया। इल्तुतमिश होता कौन है इसके बारे में हमने चर्चा भी कर ली। इल्तुतमिश शासन बन जाता है। अब शासन बनने के बाद इसके 3 प्रमुख शत्रु, इन एक एक करके इन शत्रुओं के बारे में हम चर्चा करें। पहले हम शत्रु किसके बारे में चर्चा करते हैं? तजाउद्दीन याल्दौज। जब इल्तुतमिश शासक बनता है तब इसको लगता है इल्तुतमिश मुझसे छोटा है, मैं इससे बड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और याल्दौज ऐबक के ही समकालीन थे। तब याल्दौज को लगता था कि ऐबक जो है मुझसे छोटा है,
मुझसे अनुभवहीन है। इस कारण याल्दाउज अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, किस कारण याल्दाउज के बारे में चर्चा करें। याल्दाउज अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए देखिए, जो दुश्मनी होगी याल्दाउज और इल्तुतमिश के बारे में, वो किस कारण होगी? बस यही एक कारण होगा, तजाउद्दीन याल्दाउज अपने आप को इल्तुतमिश की अपेक्षा श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या किया याल्दाउज ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए इल्तुतमिश के पास छत्र, दंड और राजचिन्ह भेजा। इल्तुतमिश के पास क्या भेजा? छत्र, दंड और क्या? तो राजचिन्ह। एक क्या था, किस लिए भेजा जाता था? यदि यह सम्राट उनको भेजता था जिसको वह नीचा दिखाना चाहता हो, यानी अपने अधीन करना चाहता हो, अगर वह व्यक्ति इन सब को स्वीकार कर ले तो यह समझा जाएगा कि भेजने वाले के अधीन ही वह व्यक्ति होगा। याल्दाउज ने इल्तुतमिश के पास इसलिए भेजा क्योंकि याल्दाउज इल्तुतमिश को अपने अधीन करना चाहते थे। इल्तुतमिश को भी लगा चलिए ठीक है, हमसे श्रेष्ठ हैं। समझदारी देखिए इल्तुतमिश की, थोड़ा सा योग्य भी हैं, समझदार भी हैं, समझदारी दिखाते हैं। कहते ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको रख लेते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी इसमें मुझे कोई समस्या नहीं, हम रख लेंगे, हम ही थोड़ा श्रेष्ठ नहीं, हम ही अधीन हो जाते हैं। इन तीनों को इल्तुतमिश अपने पास रख लेते हैं। जब इल्तुतमिश इन तीनों को अपने पास रख लेते हैं तो याल्दाउज को लगता है कि इल्तुतमिश मुझसे जो है डर गया। देखिए गलती यहीं पर हो रही है। याल्दाउज को लग रहा है कि इल्तुतमिश डर रहा है, जबकि इल्तुतमिश अपनी सभ्यता का परिचय देता है। उसने तय कर लिया ठीक है, कोई बात नहीं, आप ही बड़े हुए। लेकिन याल्दाउज को लगा कि इल्तुतमिश मुझसे डर गया। अब यही सोचकर याल्दाउज ने क्या किया, इल्तुतमिश पर हमला कर दिया। क्या किया? याल्दाउज का इल्तुतमिश के साम्राज्य क्या इल्तुतमिश के साम्राज्य पर हमला करेगा। साम्राज्य पर कहाँ? तो लाहौर और पंजाब। साम्राज्य पर लाहौर और पंजाब क्षेत्र पर हमला। याल्दाउज ने क्या किया? हमला कर दिया। किस पर? किस पर हमला किया? तो इल्तुतमिश के साम्राज्य। कौन से साम्राज्य के किस क्षेत्र पर? तो आपको पता है कौन क्षेत्र था? लाहौर और पंजाब। लाहौर और पंजाब पर कब्जा कर लिया। फिर भी इल्तुतमिश को लगा नहीं, अभी मैं नया शासक बना हूँ, इतना नहीं चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, हमसे बड़े हम ही उन्हीं के अधीन हैं। तो इल्तुतमिश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसको लिख दें।
इधर लिखते हैं, इस हमले पर इल्तुतमिश ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इल्तुतमिश ने समझदारी दिखाई और इस युद्ध के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, एकदम नॉर्मल। अब जब इल्तुतमिश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो याल्दाउज को तो लग ही रहा था कि इल्तुतमिश मुझसे डर रहा है। जब प्रतिक्रिया इतना करने के बाद भी नहीं आई तो याल्दाउज को कंफर्म हो गया कि इल्तुतमिश मुझसे डर रहा है, वह मुझसे बचना चाहता है। तब क्या किया, याल्दाउज ने अपनी सेना को आदेश दिया कि इल्तुतमिश के और आगे अगले साम्राज्य यानी दिल्ली के क्षेत्र पर भी हमला किया जाए। क्या आदेश दिया कि दिल्ली के क्षेत्र पर भी हमला किया जाए। इल्तुतमिश यहाँ समझदारी कर रहे हैं कि नहीं, लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, याल्दाउज को लग रहा है कि इल्तुतमिश मुझसे डर रहा है। इस कारण उसने आदेश दिया अपनी सेना को कि चलो दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। अब इल्तुतमिश को लगने लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर चुपचाप बैठे रहे तो दिल्ली भी चली जाएगी। अब इल्तुतमिश भी हमले की तैयारी में जुट गया। परिणाम क्या हुआ, इल्तुतमिश और जो है याल्दाउज के बीच हमला हुआ। क्या आता है इसके बाद, इल्तुतमिश का जवाब। इल्तुतमिश क्या करता है, याल्दाउज को जवाब देता है। जवाब किस रूप में, युद्ध के रूप में। परिणाम स्वरूप तराइन का तृतीय युद्ध क्या होता है, तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध कब होता है, तो 1215 ईस्वी। कब, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में। किसके किसके बीच, तो याल्दाउज और इल्तुतमिश के बीच। किसके बीच होता है, याल्दाउज और इल्तुतमिश के बीच। कहाँ पर, तराइन के मैदान में। अभी भी तराइन का मैदान है। कहाँ पर है, तो यह हरियाणा क्षेत्र में अभी वर्तमान में है। कहाँ पर है, हरियाणा क्षेत्र में। किसके बीच तराइन का तृतीय युद्ध हुआ, 1215 ईस्वी में, याल्दाउज और इल्तुतमिश के बीच। इसमें किसकी विजय हुई, इसमें इल्तुतमिश की विजय हुई और याल्दाउज को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर, पूछा जाए याल्दाउज को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया, तो बदायूं के कारागार में बनाकर, बदायूं के कारागार में रखा गया। बदायूं के कारागार में रखा गया और जहां पर कुछ दिन बाद याल्दाउज की हत्या कर दी गई। जहां पर कुछ दिनों के बाद याल्दाउज की हत्या कर दी गई। याल्दाउज की हत्या कर दी गई। अब याल्दाउज का काम खत्म, एक दुश्मन का निपटारा हो गया। समझ में आ रहा है।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। हमें इससे, आपके एक शेयर से हमें बहुत मदद मिलेगी और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हम और अच्छा वीडियो बनाएं। आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब, जो शेयर ज़रूर करिए। आगे बात करते हैं दूसरे दुश्मन इल्तुतमिश के। कौन था दूसरा दुश्मन? तो नसरुद्दीन कुबाचा। अब हम बात किसकी करेंगे? नसरुद्दीन कुबाचा के बारे में। पढ़ते हैं आगे किसके बारे में? नसरुद्दीन कुबाचा। अगला दुश्मन कौन? नासिरुद्दीन कुबाचा। यह इल्तुतमिश पर 2 बार हमला करता है। कब? चर्चा करें 1217, उसके ठीक 10 साल बाद 1227 ईस्वी में। कब? 1217 और 1227 ईस्वी में 2 बार हमला करता है। हमला क्यों करता है? देखिए, एक सम्मान की लड़ाई यह भी लड़ता है। सम्मान की लड़ाई, सम्मान के लिए ही दुश्मनी करता है। एक तरह समझ लें, जब यालदौज को बंदी बना लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, तब नसरुद्दीन कुबाचा को यह लगता है यालदौज को बंदी बना लिया गया, मुझे नहीं बनाया जा सकता, मैं शक्तिशाली हूँ यालदौज से। इसको भ्रम हो गया कि इल्तुतमिश ने जो यालदौज को बंदी बनाया वह यालदौज को बना सकता था, मुझे नहीं। पर इसका सोचना गलत ही था। केवल एक सोच की वजह से या खुद को मुसीबत में डाल रहा है, दुश्मनी ले रहा है। अच्छा खासा शासन कर रहा था। आगे बात करते हैं नसरुद्दीन कुबाचा के बारे में। जब पहला हमला करता है 1217 ईस्वी में। कहाँ? 1217 ईस्वी में किस क्षेत्र में करता है? तो इल्तुतमिश के लाहौर क्षेत्र में। इल्तुतमिश के लाहौर क्षेत्र में। अब जब लाहौर क्षेत्र में हमला करता है तो यहाँ पर क्या किया इल्तुतमिश ने? इल्तुतमिश खुद नहीं गया, इल्तुतमिश ने अपनी सेना भेज दी क्षेत्र में। कुबाचा का हमला, कुबाचा का आक्रमण कह लें या हमला कह लें। इस पर क्या किया? तो इल्तुतमिश ने मात्र अपनी सेना भेजी, वह खुद लड़ने नहीं गया। यानी क्या किया? इल्तुतमिश ने अपनी सेना भेजी। इल्तुतमिश ने क्या किया? अपनी सेना भेजी और इस सेना ने कुबाचा को हरा दिया। परिणाम क्या हुआ? कुबाचा की हार हुई। जब कुबाचा की हार हुई, हमला किसने पहले किया? तो कुबाचा ने ही किया। कहाँ? इल्तुतमिश के लाहौर क्षेत्र पे। इल्तुतमिश स्वयं लड़ने नहीं जाता, उसने अपनी सेना भेज दी। परिणाम क्या हुआ? कुबाचा की हार हो गई। इस हार से कुबाचा बहुत ही लज्जित हुआ। नसरुद्दीन कुबाचा क्या हुआ? बहुत ही लज्जित हुआ। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा और उसने भागकर अपनी जान बचाई। यहाँ पर 1217 में सब समाप्त ही हुआ होता है। फिर 1227 ईस्वी में कुबाचा ने अपनी सेना को पुनः इकट्ठा किया, पुनः एक नई सेना बनाई और उस नई सेना के साथ आ गया दोबारा हमला करने। किस पर? तो नसरुद्दीन कुबाचा किस पर हमला करने आ गया? तो इल्तुतमिश पर। फिर उसने कहाँ पर हमला किया? इधर लिखते हैं कुबाचा का पुनः लाहौर पर हमला।
कुबाचा ने 1227 ईस्वी में पुनः लाहौर पर हमला किया और इस बार इल्तुतमिश स्वयं अपनी सेना के साथ पहुंचा। कौन? इल्तुतमिश स्वयं अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचा। युद्ध के मैदान में पहुंचा। इल्तुतमिश क्या किया? स्वयं ही युद्ध के मैदान में अपनी सेना लेकर पहुंचा और सेना पहुंचते ही इल्तुतमिश की सेना को देखकर कुबाचा घबरा गया। पहले ही हार मान ली इसने। क्या किया इसने? इल्तुतमिश की सेना को देखकर कुबाचा यानी नसरुद्दीन कुबाचा घबरा गया। अब घबरा गया, इसने सोचा लड़ना ठीक नहीं। पिछली बार कम सेना थी तभी निपटा दिए गए, अब की बार ज़्यादा सेना है और मजबूती के साथ आया है और इल्तुतमिश स्वयं आया है अपनी सेना का नेतृत्व करने। इससे अच्छा है हार मान लो। घबरा गया और संधि करने का प्रयास किया। संधि करने का प्रयास किया यानी घबरा कर उसने सोचा क्यों ना इल्तुतमिश से संधि कर ली जाए। क्या कर ली जाए? तो इल्तुतमिश से संधि। उसको लगने लगा पिछली बार इल्तुतमिश स्वयं नहीं आया था, उसकी सेना आई थी, तब मैं हार गया। यदि इस बार इल्तुतमिश और उसकी और विशाल सेना मुझसे युद्ध करने आई है तो मैं निश्चित ही यह युद्ध नहीं जीत सकता। अगर जीतता भी हूँ तो ना के बराबर ही मैं मारा जाऊँगा। निश्चित ही उसको यह विश्वास हो गया कि मैं अब मारा जाऊँगा। तो इसने क्या किया? सोचा क्यों ना संधि कर ली जाए। अब यह संधि का प्रस्ताव भेजेगा किसके पास? तो इल्तुतमिश के पास। इसको मिटा दें। अब क्या होगा? कुबाचा संधि का प्रस्ताव लेकर भेजेगा किसको? अपने पुत्र बहराम मसूद को। कुबाचा अपने पुत्र बहराम मसूद को इल्तुतमिश के पास संधि का प्रस्ताव लेकर भेजता है। कुबाचा नसरुद्दीन कुबाचा क्या करेगा? अपने पुत्र किसको? बहराम मसूद। किसका था पुत्र था? तो नसरुद्दीन कुबाचा का। अपने पुत्र बहराम मसूद को इल्तुतमिश के पास भेजेगा। किस लिए? कि संधि का प्रस्ताव लेकर, कि संधि कर ली जाए, युद्ध ना किया जाए। पर इल्तुतमिश नहीं मानता। परंतु इल्तुतमिश नहीं मानता और बहराम मसूद की हत्या कर देता है। इल्तुतमिश नहीं माना और क्या उसने किया? बहराम मसूद की हत्या कर दी। अब बहराम मसूद की हत्या हो गई। क्या किया? बहराम मसूद को हत्या कर दी और परिणाम क्या होगा? अब युद्ध होगा किसके किसके बीच? कुबाचा और इल्तुतमिश के बीच। परिणाम क्या होगा? युद्ध किसके किसके बीच? तो कुबाचा, नसीरुद्दीन कुबाचा और
इल्तुतमिश के बीच। इन दोनों के मध्य युद्ध होगा और इस युद्ध में विजयी कौन होगा? युद्ध में इल्तुतमिश विजयी हुआ। इल्तुतमिश विजयी हुआ और इल्तुतमिश के विजयी होने के बाद याल्दाउज अपनी जान बचाकर भागा और याल्दाउज अपनी जान बचाकर भागा। लेकिन इस बार इल्तुतमिश की सेना पिछली बार की गलती नहीं दोहराना चाहती थी, जो पिछली बार याल्दाउज को भागने दिया। इस सेना ने याल्दाउज का पीछा किया। जब याल्दाउज को लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, निश्चित ही बंदी बना लिया जाऊंगा, तो इसने क्या किया? सिंध नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। जब भागते भागते जब याल्दाउज को लगा कि क्या लगा, मैं अब निश्चित ही बंदी बना लिया जाऊंगा, तो उसने यानी याल्दाउज ने सिंधु नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। और यहाँ से इल्तुतमिश के एक और दुश्मन कौन? तो नसीरुद्दीन कुबाचा की मृत्यु हुई। अब अगला दुश्मन कौन होता है? तो अगला दुश्मन अली मर्दान होता है। अली मर्दान के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा दें। जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक आप लोग मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और बताइए क्या कमी है, हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। देखिए, आप लोग शेयर सब्सक्राइब पहले बाद में करिए, लेकिन ये बात निश्चित बताइए इसमें क्या कमी रह गई है, उस कमी को बताइए, हम सुधार करें उस कमियों को। जब हम उस कमी को सुधार कर देंगे तो आप निश्चित ही हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर ही करेंगे। आगे बात करते हैं तीसरे दुश्मन कौन? अली मर्दान के बारे में। अली मर्दान का विद्रोह। अली मर्दान का विद्रोह कब से कब? तो 1220 से 1226 के बीच। अली मर्दान होता कौन है? अली मर्दान के बारे में चर्चा करें तो अली मर्दान बंगाल का सूबेदार था। कौन था? यह बंगाल का सूबेदार था। देखिए, विद्रोह अली मर्दान के समय से प्रारंभ होता है। अली मर्दान क्या जब आराम शाह शासक बनता है तब क्या हुआ? आराम शाह एक अयोग्य शासक था। उसने अपने राज्य पर ध्यान नहीं दिया और जिससे आर्थिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सब कमज़ोर हो चुकी थी और सूबेदार क्या कर रहे थे? अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर रहे थे।
उसी समय 1210 ईस्वी में अली मर्दान ने स्वयं को क्या किया था, एक स्वतंत्र शासक घोषित किया। कब? 1210 ईस्वी के में आराम शाह के समय अली मर्दान ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया था किसने? तो आराम शाह के समय अली मर्दान ने। और इल्तुतमिश सम्राट बना। जब इल्तुतमिश सम्राट बना तो इस पर यालदौज और नसरुद्दीन कुवाचा के हमले हो रहे थे, तो यह बंगाल के क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे पाया। जब इसने बंगाल के क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, तब यह अली मर्दान अपने क्षेत्र को विस्तारित कर रहा था और इसने इसी कड़ी में 1210 ईस्वी में अपने आप को आराम शाह के समय स्वतंत्र शासक घोषित किया और दिल्ली को टैक्स देने से मना कर दिया। बोला कि मैं एक स्वतंत्र शासक हूँ, तो मैं दिल्ली सम्राट को क्यों टैक्स दूँ, कर क्यों दूँ। अब लेकिन सब सही चल रहा होता है। 1210 बीतता है। 1212 ईस्वी में 1212 ईस्वी में किसकी? अली मर्दान की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। अली मर्दान की मृत्यु कैसे हुई? तो अली मर्दान की मृत्यु के बारे में बात करें। अली मर्दान की मृत्यु कैसे हुई? अली मर्दान की मृत्यु हो जाती है तो कैसे हुई, इसके बारे में बात करें। एक स्थानीय विद्रोह हुआ। इसके ही शासनकाल में बंगाल में एक स्थानीय विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में क्या हुआ? अली मर्दान मारा गया। जब अली मर्दान मारा गया तब अली मर्दान के मृत्यु के बाद हिमासुद्दीन एवाज खां शासक बना। अली मर्दान की मृत्यु के बाद कौन? हिसामुद्दीन। कौन? तो हिसामुद्दीन एवाज खां एवाज खां शासक बना। कौन शासक बना? हिमासुद्दीन एवाज खां शासक बना। और इसने शासक बनते ही इस नाम से शासन नहीं किया, तो किस नाम से शासन किया? इसने गियासुद्दीन खिलजी के नाम से शासन किया। सुद्दीन खिलजी के नाम से शासन किया। इसने किस नाम से शासन किया? तो गियासुद्दीन खिलजी के नाम से शासन किया। और शासन ठीक है, शासन करता ठीक है। और इसने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। किसके तरह? तो अली मर्दान की तरह। और इसने भी मना कर दिया दिल्ली के सम्राटों को टैक्स यानी कर देने से, और खुद अलग शासन करने लगा। अब जब शासन किया इसने कौन सी उपाधि धारण की, तो इसकी चर्चा करें। इसने मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की। इसने कौन सी उपाधि? तो इसने मुगीसुद्दीन की उपाधि
इसका मतलब मुगलसुद्दीन की उपाधि का मतलब स्वतंत्र शासक होना। धारण की कौन सी उपाधि? तो मुगलसुद्दीन की उपाधि धारण की और अपने नाम से सिक्के चलवाए। सिक्के चलवाए। इसने क्या किया? अपने नाम से सिक्के चलवाए, और सिक्के चलवाया और खुतबा भी पढ़वाया। खुतबा यानी शपथ पत्र भी पढ़वाया। शपथ पत्र भी पढ़वाया। ये सब काम कर रहा था तो इल्तुतमिश के लिए भी यह एक चैलेंज हो गया कि बताइए, बंगाल दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा है तो यह कैसे कर रहा है। तो इल्तुतमिश भी चाहने लगा कि क्यों ना पुनः बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया जाए। परिणाम होता है, इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर कहाँ पहुँचता है? तो बंगाल वाले क्षेत्र में। बंगाल की राजधानी उस समय हुआ करती थी लखनऊती, पर हमला कर देता है। किसी उद्देश्य से कि बंगाल को पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाए। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने के उद्देश्य से इल्तुतमिश बंगाल की राजधानी लखनऊती, उस समय बंगाल की राजधानी क्या थी? तो लखनऊती पर हमला कर देता है। अब इल्तुतमिश का हमला किस पर? बंगाल की राजधानी क्या? तो लखनऊती पर किसका हमला? तो इल्तुतमिश का। अब इल्तुतमिश हमला करता है और इल्तुतमिश के इस हमले से गियासुद्दीन खिलजी घबरा जाता है। बुरी तरह घबराने के बाद वह इल्तुतमिश के पैरों में गिर पड़ता है। इल्तुतमिश माफ़ कर देता है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पर मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या थी? कि जो बंगाल का हिस्सा है या दिल्ली का हिस्सा हो जाए, यानी बंगाल के हिस्से को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा ही बना दिया जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या थी? इल्तुतमिश ने बताया कि मुझे यहाँ तक आने में जो क्षतिपूर्ति हुई उसकी भरपाई तुमको करनी होगी। खिलजी मान जाता है, तैयार हो जाता है कि मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। एक मोटी रकम देकर इल्तुतमिश को भेज देता है। इल्तुतमिश जैसे ही दिल्ली पहुँचता है, लिखते हैं इसको, क्या हमला कर देता है? खिलजी घबरा कर इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर लेता है और बंगाल को दिल्ली साम्राज्य में मिला लेता है। परंतु इल्तुतमिश जैसे ही दिल्ली पहुंचता है, इल्तुतमिश जैसे ही दिल्ली
पहुंचता है। इल्तुतमिश जैसे ही दिल्ली पहुंचेगा क्या होगा, खिलजी एक बार पुनः स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेगा, पुनः स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेगा। अब घोषित कर लिया तो यह बात इल्तुतमिश को बहुत ही बुरी लगी, उसको नागुजार गुजरा। तब इसने क्या किया, अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद को आदेश दिया कि खिलजी पर हमला करके उसके साम्राज्य को ख़त्म कर दिया जाए। क्या करेगा इल्तुतमिश, किसको आदेश, कौन को, उसका अपने पुत्र, कौन था इल्तुतमिश का पुत्र, तो इल्तुतमिश का पुत्र नसरुद्दीन महमूद, कौन था, ये तो अवध का सूबेदार को आदेश क्या होता है, खिलजी को ख़त्म कर दिया जाए, खिलजी के साम्राज्य को ख़त्म कर दिया जाए। इस कारण गियासुद्दीन खिलजी पर कौन हमला करेगा, नसरुद्दीन महमूद, और हमला करेगा। हमला करने के बाद क्या होगा कि यह कब, तो 1226 ईस्वी में खिलजी का वध कर देता है। इसने 1226 ईस्वी में खिलजी का वध कर दिया। तो इसके 3 प्रमुख शत्रु, जो मेन शत्रु थे, वह समाप्त हो गए। इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और जो कुछ भी कमियां रह गई हों तो उन कमियों को भी बताइए, हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।